स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की अवधारणा है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को क्लियर करना है हमें। एक साधारण भाषा में बात करें तो भारत है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। वहीं हिटलर ने शासन किया था जर्मनी पे, उस समय वो लोकतंत्र नहीं था पर गणतंत्र था। हो गए ना कंफ्यूज? चलिए इन्हीं को क्लियर करते हैं। सरल भाषा में हम बात करें तो लोकतंत्र का नाम आते ही पक्का आपके दिमाग में अभी वो परिभाषा आ गई होगी अब्राहम लिंकन की। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो लोकतंत्र सरल भाषा में यही माना जाता है। वहीं गणतंत्र माना जाता है ऐसी शासन पद्धति जिसमें राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। और डीप में समझते हैं इसे, दोनों में अंतर करते हुए। देखिए, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी और गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, वहीं रिपब्लिक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये है ग्रीक भाषा का शब्द। दोनों शब्द भी अलग हैं, अलग भाषाओं से हैं, और ये है लैटिन भाषा का शब्द। डेमोक्रेसी डेमोस और क्रेस से बना है, इसका मतलब है जनता का शासन। वहीं रेस और पब्लिका, इसका अर्थ बोलचाल की भाषा में वहां पर है सार्वजनिक मामलों से, पब्लिक अफेयर्स से। ठीक है, तो दोनों थोड़ी अलग चीजें हैं। यह हुई शाब्दिक अर्थ की बात। अब हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है ये एक शासन का प्रकार है, यहाँ तक कि मैं कहूंगी एक जीवन पद्धति है। आप लोकतांत्रिक विचार अपने जीवन में भी अपना सकते हैं, एक जीवन पद्धति है। परिवार में भी हम ये प्रणाली अपनाते हैं जहाँ डेमोक्रेसी का माहौल होता है। ठीक है, जबकि हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक एक सरकार का मानक रूप है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके आधार की। डेमोक्रेसी का आधार है सामान्य जनता की इच्छा, या और भी अच्छे शब्दों में कहें तो बहुमत की इच्छा। ठीक है, डेमोक्रेसी का आधार क्या है? बहुमत की इच्छा। जहां डेमोक्रेसी है वहां जनता का शासन होगा, बहुमत की इच्छा के अनुसार शासन चलेगा। वहीं रिपब्लिक का आधार है संविधान, नियमों से शासन होगा। ठीक है, जनता द्वारा नियंत्रित तो होगा वो शासन, क्योंकि वो कानून के द्वारा चलाया जा रहा है। तो शासन व्यवस्था का आधार क्या है? संविधान। यहाँ शासन व्यवस्था का आधार क्या है? जनता की इच्छा। अगली बात करें, जो मेन चीज है वो ये है कि डेमोक्रेसी में कहीं भी राष्ट्राध्यक्ष की अवधारणा में ये निश्चित नहीं किया गया कि ये निर्वाचित ही होगा या वंशानुगत ही होगा। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रेसी के अंदर निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। बस डेमोक्रेसी की शर्त ये है कि शासन बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा, जनता शासन करेगी, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा, जनता के लिए शासन किया जाएगा। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष के पद पर है वो निर्वाचित भी हो सकता है और वंशानुगत भी हो सकता है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, वहां राष्ट्राध्यक्ष वहां का राजा है। ठीक है, इंडिया की बात करें, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं जो निर्वाचित हैं। ठीक है, उन्हें वंश के आधार पे वो पद प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि डेमोक्रेसी में दोनों तरह के राष्ट्राध्यक्ष मिल सकते हैं। वहीं रिपब्लिक की बात करें तो वहां क्लियर कंडीशन है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो जनता में से ही होगा और जनता द्वारा ही निर्वाचित होगा, एक निश्चित समय के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष का पद वहां चूंकि देश को सार्वजनिक मामला कहा गया है, रेस पब्लिका मीन्स पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामला कहा गया है सरकार को, तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो पद किसी को वंशानुगत या विरासत में नहीं मिला, या वो पद किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो जनता में से ही आम व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रिपब्लिक की कंडीशन। अब दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है आपको, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अगर शाब्दिक अर्थ करें तो यहाँ अर्थ है जनता के शासन से। वहीं रेस पब्लिका जो होता है, रिपब्लिक का लैटिन भाषा का शब्द, उसका मतलब पब्लिक अफेयर्स से है, सार्वजनिक मामलात से है, मतलब सरकार सार्वजनिक है उनके लिए। ठीक है, यहाँ बात करें तो डेमोक्रेसी का आधार है जनता की इच्छा, वहीं रिपब्लिक का आधार है संविधान, नियमों से शासन चले।
ठीक है, यहाँ बात करें जो मेन चीज इन दोनों में डिफरेंस करती है, राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रेसी में वंशानुगत भी हो सकता है, निर्वाचित भी हो सकता है, लेकिन रिपब्लिक में राष्ट्राध्यक्ष सार्वजनिक लोगों में से, आम जनता में से कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वंश विशेष का व्यक्ति ही उस पद पर आसीन होगा। ये डिफरेंस हमने समझा। अब हम विश्व में जगह जगह जो जिस तरह से ये चीजें अपनाई गई उसे देखते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि हमारे भारत की बात है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर इन दोनों का ही मिश्रण अपनाया गया है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है, इसीलिए भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। और देखो, दोनों बातें ही भारत में हो रही है। भारत बहुमत की इच्छा से चलता है, संसद में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि बैठकर शासन चलाते हैं, ठीक है। और भारत में जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उस पर आम व्यक्ति पहुंच सकता है, किसी वंश विशेष का व्यक्ति वहां बैठे ऐसा नहीं है, और एक निर्वाचन प्रणाली के थ्रू वो उस पद तक पहुंच सकता है। तो भारत तो हो गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य, परंतु ऐसा नहीं है कि हर देश में ये दोनों ही चीजें हों। 2 कंडीशंस यहाँ आती हैं। पहले ये कि ऐसा लोकतंत्र जो गणराज्य नहीं हो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर लोकतंत्र गणराज्य होगा, ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसे लोकतंत्र भी है विश्व में जो गणराज्य नहीं है, जैसे ब्रिटेन के वंशानुगत पद है राजा का, ठीक है, वंश से चला आ रहा है। जापान, वहां भी वंशानुगत पद है राष्ट्राध्यक्ष का। कनाडा और स्वीडन, इन देशों में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी है, वास्तविक शासन जनता द्वारा ही चल रहा है, उनके निर्वाचित जो लोग हैं वही शासन चला रहे हैं, पर जो सर्वोच्च पद है देश का वो वंशानुगत है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर लोकतंत्र तो है, गणराज्य नहीं है। ठीक इसकी अपोजिट कंडीशन, जहां गणराज्य तो हो पर लोकतंत्र नहीं हो, वही चीज, ऐसा आवश्यक नहीं है कि गणराज्य है तो लोकतंत्र हो ही। इसमें क्या कंडीशन होगी कि इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, देश का सर्वोच्च पद जो होगा, वो वंश से किसी को प्राप्त नहीं होगा। जो उस पद पर आएगा वो आम लोगों में से ही कोई एक होगा, लेकिन वो उस पद पर तो रहेगा, पर जो शासन है वो नियम से चलेगा, उसके बनाए हुए नियमों से, ना कि आम जनता की इच्छा से। देखिए कैसे हम तानाशाही शासन को भी गणराज्य का दे सकते हैं, क्योंकि जो हिटलर था उसने नाजीवाद चलाया था जर्मनी में, राइट। जो हिटलर था ये आम व्यक्ति था, किसी वंश विशेष से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ये पद प्राप्त नहीं हुआ था, है ना, पर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। वैसे ही मुसोलिनी इटली में फांसीवाद चलाया, ये भी रिपब्लिक तो हम कहेंगे क्योंकि ये भी आम व्यक्ति था, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। और बात करें फौजी तानाशाही की, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में आम व्यक्ति थे, पर उन्होंने उस पद को प्राप्त किया, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वो जनता की इच्छा के आधार पर शासन नहीं चला रहे थे। साम्यवादी तानाशाही, सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई है, डेमोक्रेसी मतलब जनता की इच्छा से शासन चलेगा, ठीक है, आम जनता के अनुसार शासन चलेगा। सर्वोच्च पद पर कोई भी व्यक्ति हो, आप वंशानुगत अगर सर्वोच्च पद पर है तो भी डेमोक्रेसी अप्लाई हो सकती है। रिपब्लिक में ये है कि चाहे जनता की इच्छा अनुसार शासन ना हो, लेकिन जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना हो, नियमों के अनुसार शासन चले और उस पद पर कोई भी आम जनता में से आकर उस पर पदासीन हो सकता है। चलिए, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को अंतर किया और हमने समझा अलग अलग देश में अलग अलग कंडीशन से इन दोनों को कहीं अपनाया गया और कहीं अलग अलग भी अपनाया गया है। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।